डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जापान में एक बार फिर से एम्परर रूल दोबारा आता है और किस तरीके से पॉलिसीज जापान की चेंज होती हैं। जापान को ही ग्रो करने के लिए, जापान को ही मॉडर्नाइज बनाने के लिए किस तरीके से सारे जापानीज, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सारी गवर्नमेंट, हर कोई एकजुट होकर इस डायरेक्शन में काम करता है कि किस तरीके से वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम किया जाए, किस तरीके से जापान को वेस्ट के कॉलोनी बनने से बचाया जा सके। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि जापान बहुत ज़्यादा इस बात से अवेयरनेस ये रखता था कि किस तरीके से इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, किस किस तरीके से वेस्ट उसको उस पे अपना कंट्रोल कर रहा है। तो जापान को बचाने के लिए जो इनकी जो पॉलिसी बनी थी वो थी टू मेक जापान अ रिच कंट्री एंड इट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। इसकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर दो, इसकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि हमने देखा था कि अपने पोर्ट्स को भी इनको जापान को बहुत सारी ना एडजस्टमेंट कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, एग्रीमेंट्स करने पड़े इनके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि जापान की अपनी जो मिलिट्री थी, अपनी जो नेवल पावर थी, जो अपनी जो समुद्री ताकत थी, वो ब्रिटिशर्स के आगे, यूएसए के आगे, डच के आगे, मतलब बेसिकली सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के आगे बहुत ही बैकवर्ड थी, बहुत ही पिछड़ी हुई सी थी। क्योंकि टेक्निकली इस उस वक्त जापान टेक्निकली तो एडवांस बिल्कुल भी नहीं था, टेक्नोलॉजी वहाँ उस टाइम पे उतनी ज़्यादा वेस्ट को मैच कर सके वो थी नहीं। तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। इवैक्यूरा मिशन में हमने देखा था कि किस तरीके से लोग बाहर गए। इनफैक्ट शोगुन्स के टाइम पे ये सिस्टम था कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देके आप बाहर भेजो ताकि वो पढ़ के आएँ, वहाँ से अपनी नॉलेज लेकर आएँ और जापान में उसको इम्प्लीमेंट करें। और एक चीज़ और इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कि अगर ज़रूरत पड़े डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, तो इवन वेस्टर्नर्स जो होते थे उनको हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब अलग अलग फील्ड्स में आप उनको ट्रेनिंग दे दीजिए लोगों को, अगर ज़रूरत है तो, मतलब जापानीज़ को जापान में आके ही ये लोग ट्रेनिंग दे सके। तो ये सब चीज़ें जापान अब कर रहा था। तो उसके बाद अच्छा, और वेस्टर्नाइजेशन से आप जैसे वर्ड से मतलब समझ ही गए होंगे। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आ रही थी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जापान को ये समझ आ रहा था कि अगर आप चाहते हो कि यूरोप के नेशन आपको अपना इक्वल समझे, अपनी बराबरी का समझे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वेस्ट के साथ आपकी ना जैसे लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक मैच करे। तो जो रिचर सेक्शन थी जापान की, वहाँ पे आप छोटी-छोटी चेंजेस जैसे आने लग गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल रूम डांस होता था, तो वो यूरोप का जो फ़ीचर था, अब वो जापान में भी उस लोग जो हायर क्लास सेक्शन थी सोसाइटी की, वो ट्रेनिंग लेने लग गई। अब छोटी-सी चीज़ जैसे टूथब्रश सिस्टम जापान में नहीं था, वो वेस्ट में जैसे टूथब्रश पे ब्रश पे पेस्ट लगा के दाँत साफ़ करने हैं, तो ये सिस्टम जापान में नहीं था, तो टूथब्रश यूज़ करने का जो सिस्टम था वो जापान ने यूज़ किया। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जापानीज़ ने फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू की। रेलवेज़ कंस्ट्रक्ट हुई, टेलीग्राफ लाइन्स हुई, ले डाउन हुई, ये तो हमें पता है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो इनका रूटीन था, वो भी उसके अकॉर्डिंग धीरे-धीरे वेस्ट के इम्पैक्ट से चेंज होने लगा था। अब एक और चीज़ थी, जैसे आप शायद कुछ मूवीज़ अगर आप देखेंगे पुरानी, जब देयर आर मेनी मूवीज़ जो बनी हैं जो ट्रांजिशनल पीरियड जो है जापान का दिखा रहे हैं, ओल्ड ट्रेडिशन से थोड़ा वेस्ट की तरफ जाते हुए। तो सामुराइज़ का एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल होता था, तो मतलब यहाँ जापान में तो हेयर स्टाइल चेंज होने लगे। तो छोटी-छोटी चीज़ें पहनावे में, हेयर स्टाइल में, खाने-पीने में, मतलब सोसाइटी और उनके कल्चर में धीरे-धीरे चेंजेस आने लगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे इंडिया में क्या, और जैसे अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ की अगर अब आप बात करो तो वेस्टर्न टेक्निक्स थी जो वो इन्होंने बोरो की। जैसे अब मिलिट्री, इनके वेपन्स थे, वेपन्स को एडवांस बनाना है, तो तोप नई तरह से कैसे बनेगी, ठीक है? तो वो टेक्नोलॉजी जो है, तोप को कैसे बनाना है या किस तरीके से नए तरीके से हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें, तो वो बोरो की बेस से रेलवेज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा, होता क्या था, जापान का जो वो था, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था ना, वो बड़ा महँगा था। एक तो महँगा था और दूसरा बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके लिए जो फैक्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड भी था।
ठीक है, बेसिकली बहुत बैकवर्ड था। अब रेलवेज़ का उनको पता चला कि हाँ, रेलवेज़ एक चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह बड़े कम टाइम में जाती है और इकोनॉमिकल पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, आपने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने कच्चा माल ले जाना है या आपने कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कोई सामान बनाया है, उसको मार्केट तक पहुँचाना है, तो बहुत जल्दी कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चे में रेलवेज़ जो हैं वो बहुत ही उसमें लाभदायक साबित होती हैं। तो रेलवेज़ कंस्ट्रक्ट की इन्होंने, फिर टेलीग्राफ लाइंस, कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो इन्होंने इम्प्रूव किया। ये वेस्ट से इन्होंने ये टेक्नोलॉजी, ये थॉट प्रोसेस इन्होंने अपने वेस्ट से बोरो किया। अब आप देख लो जैसे वुलन्स थे, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है ताकि हमें पता चले कि वेस्ट वेस्ट हम कह रहे हैं तो बेसिकली क्या। वुलन्स वाज सिग्निफिकेंट फर्स्ट टाइम इन जापान क्योंकि सोल्जर्स जो थे वो वेस्टर्न स्टाइल के वुलन यूनिफॉर्म्स अब पहन रहे थे। उनके पहनावे में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेसिंग सेंस में और मतलब हेयर स्टाइल्स में, टूथब्रश, यूजिंग ऑफ टूथब्रश, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मैंने फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सूत काटने के लिए, ठीक है, जैसे मशीनरी वगैरह थी तो ये जापानीज़ मर्चेंट्स मंगवाने लगे थे यूरोप से, ब्रिटेन से, यूएस से। मतलब ये एक छोटे-छोटे एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से वेस्ट का इम्पैक्ट आने लगा था। अब ये सिर्फ यही नहीं है कि मतलब हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी बोरो की तो सिर्फ बात सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं खत्म हो जाती। कोई भी कंट्री हो ना, जैसे इंडिया भी हो, इंडिया में जैसे जीन्स, आजकल जीन्स शर्ट, टेबल पे बैठ के खाना, चेयर पे बैठ के खाना, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज एकदम से मतलब ये हमारे बेसिकली इंडिया का कल्चर नहीं था। ये हमारे ऊपर वेस्ट का इम्पैक्ट है। चलो हमारी तो, हम तो कॉलोनी थे, हमारे ऊपर वैसे ही पड़ा, पर जापान पे भी पड़ा। जापान ने इसको इंटेंशनली अडॉप्ट किया। इनिशियली क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी बट ग्रेजुअली उन्होंने वो भी की। क्यों? क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि जापान को हमने बचाना है यूरोप की कॉलोनी बनने से। ठीक है, तो मिलिट्री को अब आप ये याद रखना कि मिलिट्री को भी इन्होंने बहुत, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में तो खैर मैं डिस्कस करूंगी इकोनॉमी कैसे रिच की इन्होंने, अपनी कंट्री को कैसे रिच बनाया, अपनी मतलब इकोनॉमी पे बेसिकली क्या क्या वर्क किया। और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं जापान का टॉपिक खत्म करूंगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि किस मिलिट्री का क्या रोल था, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ना, रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आज के जापान में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ज़ायबात्सूज एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंडिविजुअल फैमिलीज डोमिनेट करती थी इकोनॉमी में। और होता क्या था, गवर्नमेंट को जहाँ लगता था कि ये पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म जापान के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जैसे होता है कि बहुत अच्छा काम करेगी या एडवांस्ड है या टेक्निकली एडवांस होगी, उसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। अब यहाँ मैंने 4 नाम लिखे, यहाँ 4 में से 2 हमारी एनसीईआरटी में, मित्सुबिशी, सुमितोमो। तो इनमें से मैं एग्जाम्पल एक का डिस्कस करूंगी, मित्सुबिशी का। मित्सुबिशी बेसिकली एक फर्म बाद में प्राइवेट फर्म बनी थी, बाद में ये शुरू की गई थी। इनिशियली ये कुछ और बड़े छोटी सी फर्म थी, फिर ग्रेजुअली बहुत सक्सेसफुल रही तो उसके बाद इसको मित्सुबिशी का नाम दे दिया गया। ये एक सामुराई एंटरप्रेन्योर था। सामुराई आपको पता है वॉरियर क्लास थी, तो उस वॉरियर मतलब वॉरियर क्लास का जो सामुराई था। अच्छा, एक चीज़ और, जापान में पहले मैंने आपको बताया था शोगुन्स के टाइम पे पहले होता था क्लास सिस्टम। ठीक है, कि आप अगर सामुराई हो तो आपके आगे के खानदान के आपके बच्चे, आपकी पूरी जनरेशन मतलब सामुराई ही बनेगी। अब ये चीज़ें खत्म हो गई थी इस टाइम पे, अब ये चीज़ें खत्म हो गई थी। यू कैन चेंज योर प्रोफेशन। अब वो मतलब इतना रिजिड नहीं रहा था वो सिस्टम। ठीक है, शोगुन्स के जाने के बाद ये सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड नहीं रहा था। आप समझ लो कि फ्यूडल जापान से जब ये मॉडर्न जापान बनने लगा था तो ये इतना रिजिड सोसाइटी में वो सिस्टम अब रहा नहीं था। तो खैर, मित्सुबिशी जो था वो बेसिकली एक प्राइवेट फर्म थी इनिशियल लेवल पे, और इसको किसी सामुराई ने ही शुरू किया था। और वो इतना सक्सेसफुल रहा अपना, बेसिकली उसने क्या किया, जापान की जो शिपिंग इंडस्ट्री थी ना, जो शिपिंग थी, उसको सबको मॉडर्नाइज कर दिया। और वो इतनी ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हुई कि जो ताइवान एक्सपीडिशन था, एक बार कहीं जापान ने ताइवान पे अटैक किया तो उसमें ये प्रूव हो गया कि ये जो मित्सुबिशी कंपनी की ये जो शिपिंग शिप्स हैं, दे आर वेरी मच टेक्निकली एडवांस। ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं टेक्निकली, और इसमें मतलब बेसिकली ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जो एंटरप्रेन्योर है, जो सामुराई एंटरप्रेन्योर है जिसकी कंपनी मित्सुबिशी जो ज़ायबात्सु है, मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस है। तो इसको भी, तो उस टाइम पे ये प्रॉबेबली आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द ज़ायबात्सूस जापान में थी ये मित्सुबिशी। तो
ज़ायबात्सु शायद थोड़ा-सा ही दिया गया है, तो इतना मतलब हमारे लिए जानना ज़रूरी था। तो आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जापान की इकोनॉमी में। मित्सुबिशी एक मैंने ज़ायबात्सु डिस्कस किया है, बहुत सी थी, ये तो टॉप 4 है ना, बहुत सी और थी जिन-जिन कंपनीज़ ने अच्छे से किया अपनी अलग-अलग फ़ील्ड्स। बेसिकली जापान ने अपनी ही कंपनीज़ को, अपनी ही प्राइवेट फ़र्म्स को टेक्निकली एडवांस नॉलेज दी। सिचुएशन ऑर्गेनाइज मतलब ऐसी सिचुएशन बनी कि उनके पास टेक्निकली एडवांस नॉलेज आई, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और जापान ग्रो कर गया। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनको वेस्ट के ऊपर 100 मतलब टेक्नोलॉजी बोरो कर ली, तो बाद में जाके इनको वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, रिच होगी, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपकी सोसाइटी पे। होता क्या है कि पहले जापान में एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम होता था फैमिली का, वो ये होता था कि 2-3 जनरेशन जो है अगली एक ही छत के नीचे रहती थी, जैसे शायद इंडिया में भी बहुत पहले होता था। ठीक है, अब जैसे-जैसे टाउन्स डेवलप हुए, फैक्ट्रीज़ डेवलप हुई, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आईं, तो एग्रेरियन सेक्टर पे या आप कह लो विलेज इकोनॉमी से पे थोड़ा मतलब विलेज से लोग मूव करके आने लगे टाउन्स में, फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। काम बहुत होता था, मंडे टू आप समझ लो सारा-सारा दिन जो वीकेंड इनको मिलता था, उस पे इनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि घर वापस जाएँ, तो बेसिकली सिटीज़ में आके बस गए। तो जो दूसरा-तीसरा बच्चा होगा किसी भी मतलब किसी एक जनरेशन का, वो जनरली ये देखा गया था कि वहाँ से अपने घर को छोड़ के टाउन में आया या फैमिली मतलब फैक्ट्री वर्कर बना, वेज अर्नर बना और वो फिर अपनी फैमिली के साथ वहीं रहा। तो देयर वाज़ अ यू नो आप कह सकते हो कि एक ग्रोथ थी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के जो थी वो डेवलप हो रही थी। अब ये फैमिलीज़ की बात थी, फीमेल्स भी इस टाइम पे काम करने लगी करना शुरू हो चुकी थी और फीमेल्स का और जैसे इंडिया में पहले एक माइंडसेट था कि फीमेल काम करेगी तो अपने जेब खर्चे के लिए करेगी, अगर मेल्स काम करेंगे तो उन्होंने घर चलाना है, तो इनिशियली जापान में भी वही थॉट प्रोसेस था। तो खैर उसके बाद खैर हाफ ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज व वेमेन। वेमेन को वेज थोड़े कम मिलते थे एज कम्पेयर टू मेन। इट वॉज वेमेन। लेकिन अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, फैक्ट्री वर्कर्स होंगे, कुछ ना कुछ एक्सप्लॉयटेशन होती थी, उसमें स्ट्राइक्स भी होने लगी, कुछ कुछ नाराज़गी जैसे वेज अर्नर्स की या फैक्ट्री वर्कर्स की होगी अपने ओनर्स फैक्ट्री के ओनर से, तो फिर वो स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज होने लगी। ये सारी चीज़ें जापान में जैसे आने लगी। दे वर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी डेवलप होगा, स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज होंगी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी आएगा, मतलब शुरू हो जाएगा, मतलब पॉल्यूशन भी होगा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे जापान में आने लगी थी। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने अभी तक जापान के लिए अभी आपके साथ डिस्कस की है इस वीडियो में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, बहुत लंबी हो जाएगी। और जो इसका एग्रेसिव नेशनलिज्म और बाकी जो पार्ट होगा कि भाई पर्ल हार्बर केस हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और जब एक बार जब एटम बम्स गिरे तो उसके बाद जापान ने कैसे रिकवर किया, वो मैं डिस्कस करूंगी अगली वीडियो में। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जापान विल बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अभी तक आप बस इतना समझो कि हाँ ये इम्पैक्ट था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सिटीज़ ग्रो कर रही थी, और जापान में तब ये था कि जापान के मतलब इनफैक्ट उस टाइम पे आप कह सकते हो सिटीज़ में पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू यूरोप बढ़ गई थी। ठीक है, तो जापान में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट, इतनी ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ रहे थे। और जापान का इनफैक्ट ये एटीट्यूड ही था, यही एटीट्यूड था कि हमने आगे बढ़ना है, जिसने जापान को एटम बम के गिरने के बाद भी रिकवर होने में बड़ा मतलब बड़ी मदद दी। बुलेट ट्रेन इंडिया में अब भी आई है 21st सेंचुरी में। जापान में तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था 1945 में, तो 20-25 साल के अंदर अंदर जापान में तो बुलेट ट्रेन तब आ गई थी जब जब जापान में एटम बम गिरा था। तो जापान का की जो डेवलपमेंट है, जापान ने जिस तरीके से पेस पकड़ी है ग्रोथ की, और जापान ने जिस तरीके से अपने आप को बिल्कुल ही सरेंडर करने वाली इसकी हालत हो गई थी उस टाइम पे अपने आप को संभाला है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब सिखाने वाली बात है कि जापान ने कैसे किया है।
तो अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद और जल्द ही मिलती हूँ लास्ट वीडियो ऑफ जापान के साथ।